सोशल इश्यूज़ की बात कर रहे थे, इसमें अर्बनाइजेशन का टॉपिक आपका पूरा हो गया था एंड इसके बाद हम आगे की चीज़ें देखते हैं। एक मिनट। अब आता है हमारा 9th टॉपिक ग्लोबलाइजेशन का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे 2022 में आपको एक सवाल देखने को मिला है, 21 में एक, 20 में दो, 19 में एक, 18 में एक, 17 में एक भी नहीं, 16 में एक, 15 में एक, 14 में एक भी नहीं एंड 13 में एक। सो इस तरह से हम देखते हैं ऑन एवरेज आपको एक सवाल ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक से मिल जाएगा। ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन है 2022 में आया है, elucidate the relationship between globalization and new technology in a world of scarce resources with special reference to India। मतलब जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप पूछा है, और जब स्पेशली जब पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन देख सकते हैं आप 8 बिलियन हो चुकी है, रिसोर्सेज कम हैं, तो उसमें इंडिया के लिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है उन्होंने कि एक ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप। अब न्यू टेक्नोलॉजी कौन कौन सी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है, डेटा साइंस है, ये सारी चीज़ें न्यू टेक्नोलॉजी है। तो उसमें ग्लोबलाइजेशन का रोल कैसे है? सो पॉजिटिवली देख सकते हैं हम। और रिसोर्स की इस बात को ध्यान रखना है कि रिसोर्स की स्कैरसिटी है। तो देखिए, जैसे अब बेसिकली इंडिया को जो अपने डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, बड़े लेवल पे डेटा साइंस की या डेटा एनालिसिस की ज़रूरत है, तो या बिग डेटा की ज़रूरत है। तो वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स का यूज़ कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है या यूके है, उनके साथ में ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। या अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, तो अभी हमने देखा कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें हेल्थ के क्षेत्र में रिसर्च की। तो वहाँ पे भी हमें ज़रूरत है कि हम एक हाई टेक्नोलॉजी की मदद हमें चाहिए। मतलब हाई टेक्नोलॉजी चाहिए तो हमें दूसरों के सहयोग की ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर कि जब रिसोर्स की स्कैरसिटी है, तो हमने ये देखा कि कई लोगों ने ये कहा कि अब हमारे खुद के लोगों को सर्व करने के लिए वैक्सीन नहीं है, तो आप क्यों दूसरे कंट्रीज़ को वैक्सीन दे रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ ये कुछ इस चीज़ को भी हम हैंडल कर इसको भी मेंशन कर सकते हैं कि क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन में सब कुछ ओपन है, तो हम जो चीज़ बना रहे हैं उसको शेयर भी करना है। तो लेकिन ओवरऑल हमें ये दिखाना है कि हम नई टेक्नोलॉजी का जो यूज़ कर रहे हैं और एक जो वर्ल्ड है वो ओवरऑल एक तरह से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कनेक्टेड वर्ल्ड है। वहाँ पे अगर किसी को एक जगह में प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे हिस्से में भी उसको फेस करना पड़ेगा। एंड अब वो जगह नहीं, वो टाइम नहीं है कि हम वापस जाके क्लोज्ड इकोनॉमी बन सकें, या हम ऐसा काम कर सकें जहाँ पे सब कुछ हम क्लोज्ड में अपने ही अंदर कर रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो हमें एक इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंस जो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी दिखानी होगी। हाँ, लेकिन जैसे कि आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है कि हम दूसरों से अलग नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ अपने ऊपर भी डिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी लेके आना होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किए जा रहे हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं। हम कितने सारे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसके लिए हम अपनी तरफ से भी प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे इंटरडिपेंडेंस भी हैं, हम लोगों से शेयर कर रहे हैं चीज़ें, पर हम अपनी ओर से भी बना रहे हैं और अपने आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसमें नए टेक्नोलॉजी की बात करी है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो न्यूज़पेपर में नए इस जो ग्लोबलाइजेशन आफ्टर कोविड पैंडमिक एंड वैक्सीन्स की जो डिप्लोमेसी सी एंड जो न्यू
न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी का आ रहा है, उन सारी चीज़ों के लिए जो आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़पेपर में, या फिर जो विजन आईएएस के इससे रिलेटेड चीज़ें आई हैं, उनको आपको यहाँ से वहाँ से ये आपका मैटर तैयार होगा। उसको आपको मतलब आपके लिए ज़रूरी है कि जो विज़न या कोई भी जो भी एक मैगज़ीन, मैं विज़न का बार बार नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं उसको पढ़ती हूँ। अगर आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती हो, उस मैगज़ीन से इस तरह की चीज़ें कि ग्लोबलाइजेशन है या टेक्नोलॉजी है, ये आपके सिलेबस में है, तो आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स का वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में कीवर्ड के रूप में मेंशन है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट अफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, हैज़ इट बीन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा है। क्रिप्टो करेंसी पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए। क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। प्योरली करंट अफेयर्स का टॉपिक है, लेकिन आप देखिए कि करंट अफेयर्स का टॉपिक टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, बट यहाँ सोशल इम्पैक्ट के बारे में पूछ लिया है। सो आप ये मत सोचिए कुछ भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको आपको अपने सिलेबस के डिफरेंट एरियाज से कनेक्ट करने की थोड़ी सी आपके अंदर एक आदत होनी चाहिए। अगर आप करंट में पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के टॉपिक है, नई टेक्नोलॉजी, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इनका लेकिन सोसाइटी पे इम्पैक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, अब वो जैसे क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन या इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनका इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो इस तरह की चीज़ भी पूछ सकते हैं। तो आपको अपने सिलेबस को इसीलिए वो बोलते हैं कि ध्यान में रखिए, जब आप करंट में पढ़ें तो आपको डिफरेंट एंगल से चीज़ों को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ये आपको मतलब पढ़ते समय पीवाईक्यू इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि आप पढ़ें कैसे, नोट्स कैसे बनाएं। लोग पूछते हैं कि भाई कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं, तो ये तरीका है कि भाई आप अपने पीवाईक्यू को देखो और ये देखो कि मेन चीज़ आपका सिलेबस है। आप कुछ भी पढ़ें, आपको उस चीज़ में आपको सिलेबस से रिलेट करना है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर। 2020 का क्वेश्चन है कि जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म है, मतलब इंडिया की डाइवर्सिटी कि यहाँ पे इतने तरह के धर्म हैं, इतने तरह के रिचुअल्स होते हैं, इतनी तरह की लैंग्वेजेस हैं, क्या ये चीज़ें जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से थ्रेट में है, तो ये आपको बताना है। तो आपको एकदम एकदम साइड नहीं लेना है, एकदम नहीं कहना है कि हाँ हाँ थ्रेट में, खतरे में। तो आपको कहना है कि हाँ, कि ग्लोबलाइजेशन से होमोजेनाइजेशन का खतरा तो रहता है। जैसे कि अभी लोग क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज हर जगह बोली जा रही है, गुजराती, मराठी, किसी की कुछ लैंग्वेज, किसी की कुछ लैंग्वेज, उसके ऊपर प्रेफरेंस लोग इंग्लिश को देते हैं। इसके अलावा मैकडोनलाइजेशन एक टर्म है कि लोगों के जो कुजीन्स होते हैं कि घर का, जैसे कोई बंगाली कुजीन है, कोई यूपी का कुजीन है, कोई बिहारी कुजीन है, उन सब की बजाय जो आजकल एक ट्रेंड दिखता है कि हमें सब लोग एक साथ, कोई वो महाराष्ट्र का हो, या कोई व्यक्ति केरल का हो, या कोई व्यक्ति बंगाल का हो, या जम्मू कश्मीर का हो, दे ऑल प्रेफर क्या, डोमिनोज का पिज़्ज़ा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि भाई वहाँ हमने अपने कल्चर, जो हमारी डाइवर्सिटी थी, इतनी चीज़ें थी, हम बंगाल का चीज़ था हमारे पास महाराष्ट्र का था, गुजरात का था, असम का था, पर हमने उन सब के पीछे एक चीज़ को प्रेफर किया, वो था डोमिनोज का पिज़्ज़ा। तो ये चीज़ है। इसके अलावा रिचुअल्स या कल्चर, जो फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें हम होमोजेनाइजेशन देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमें कितने सारे फेस्टिवल्स हैं, बिहू होता है, पोंगल होता है, और खिचड़ी, मकर संक्रांति, छोटे छोटे कई सारे फेस्टिवल्स हैं। बट उन फेस्टिवल्स की जगह अभी जो एक जगह हम देखते हैं कि सब लोग एक साथ मनाते हैं वैलेंटाइंस डे, सब लोग एक साथ मनाते हैं डिफरेंट डेज, जैसे मदर्स डे या फादर्स डे, इस तरह की चीज़ें, या क्रिसमस, या मतलब जो कल्चर दूसरों वहाँ से आ रहा है उसको हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं, फ्रेंडशिप डे, इस तरह के डेज़ हम मना रहे हैं, कमर्शलाइज लेवल पे सब लोग मना रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ है। तो लेकिन ये चीज़ फिर आपने इसके ये पॉइंट बोले कि इनकी बात को बोला कि हाँ हाँ ऐसा है। ठीक है, लेकिन एक तरह से ये चीज़ है, थोड़ी सी देखने को मिली है, बट ऐसा नहीं है कि हमारा कल्चर पूरी तरह से खो गया है, या हम डाइवर्सिटी को अपने खोए दे रहे हैं। आज भी सारी डाइवर्सिटी ज़िंदा है, आज भी हम डिफरेंट अपने कल्चर्स मना रहे हैं। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन आया, उसके बाद लोग एमएनसीज़ में जॉब लिए, जैसे दिल्ली जैसी सिटीज़ में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगहों से आके रहते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, कोई व्यक्ति है जो दिल्ली में कहीं पे काम करता है, तो वो क्या करेगा कि वो वहाँ पे वो देख रहा है कि उसकी सोसाइटी में कोई साउथ इंडिया का लोग है, तो साउथ इंडिया के लोग को वो अपना फेस्टिवल बना रहे हैं।
ठीक है। तो और इसके अलावा वहीं उसी जगह में कोई बिहार का व्यक्ति छठ पूजा कर रहा है, तो ये क्या है कि डाइवर्सिटी तो है वो, और सब लोग एक दूसरे से सीख भी रहे हैं। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जैसे छठ पूजा का फेस्टिवल है उसको यूपी में भी मनाया जाता है, और भी जगहों पे मनाया जाता है, या जो आपके जो महाराष्ट्र का आपका फेस्टिवल है गणपति का, या बंगाल की दुर्गा पूजा है, ये ऑल ओवर इंडिया में अब मनाए जाने लगे हैं। तो डाइवर्सिटी तो हमारी है। इसके अलावा जो विदेश हैं वहाँ पे भी अब लोग मना रहे हैं, जैसे दिवाली की हॉलीडेज़ होती हैं वहाँ पे। तो और इसके अलावा एक बड़ा पार्ट इंडिया का एज जो एक डायस्पोरा है वो यूएसए में रहता है, वो यूएई में रहता है। तो जो वो लोग हैं तो वहाँ पे वो फेस्टिवल्स को मना रहे हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को वो चेरिश कर रहे हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि, और इसके अलावा जो मैकडोनल्ड्स या ये सारी चीज़ें हैं ये अपने आप को इंडिया के वर्जन के अनुसार चेंज कर रहे हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स में हम मैक आलू टिक्की है, मैक पनीर टिक्का फ्लेवर्स है, तो इंडिया के फ्लेवर के अनुसार वो खुद को चेंज भी करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंडियन डाइवर्सिटी पूरी तरह चली गई है। हाँ, मतलब एक तरह से हमें एक ट्रेंड दोनों चीज़ों का दिख रहा है। हाँ, उसकी हम होमोजाइनेशन की तरफ जा रहे हैं, बट स्टिल आवर डाइवर्सिटी इज स्टिल मेंटेन्ड, और वो अभी भी प्रोटेक्टेड है, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्रोंटिज्म, डू यू एग्री। इसमें ये पूछा है। ठीक है, कि मतलब जो आपके जो कस्टम एंड ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे पुराने ज़माने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग बौद्धिक नहीं होते हैं, और मतलब इनको लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, और एक तरह से अंधविश्वास में जीने लगते हैं। तो इस चीज़ के बारे में पूछा है, उसमें आपकी राय पूछा है, तो आपकी राय क्या है इसके बारे में। तो देखिए कस्टम्स, और देखिए कोई भी चीज़ होती है वो पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं होती है। तो इसमें आपको इन चीज़ पे इस आर्ग्यूमेंट पे आपको थोड़ा सा सपोर्ट करके लिखना है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मतलब हमारे कल्चर में ऐसा था कि नहीं सही थी। जैसे कि पहले था कि 7 समंदर पार नहीं जा सकते थे, कि मतलब समंदर पार करते थे अगर गाँव से तो उसको बड़ा अपशगुन माना जाता था। या ऐसा है, कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं जो फिर फीमेल्स के अगेंस्ट में होते हैं। या अगर इसके पहले हमने सती प्रथा को देखा था, तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से गलत होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नेचर के अराउंड, मतलब कस्टम्स पूरी तरह से गलत नहीं होते हैं। जैसे हम नेचर के अराउंड जाते हैं, जैसे कि विभिन्न जो इंडियन फेस्टिवल्स है, इंडियन कल्चर है, उसमें से बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जहाँ पे हम नेचर की पूजा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका ये करवा चौथ है, उसमें चाँद को देखते हैं, या छठ पूजा है उसमें सूर्य को देखते हैं। सो इसमें क्या है कि हम नेचर के करीब जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज इज़ बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए हम एक तरह से लोगों का जो बिहेवियर चेंज है वो ऐसे कर सकते हैं, नेचर के करीब जाके। या आजकल जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि वो एक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो अगर हम अपने कल्चर में पार्टिसिपेट करते हैं, लोग कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, इन दैट वे उनका लोगों से मिलना जुलना होता है। फेस्टिवल्स आते हैं, फेस्टिवल्स के थ्रू में हम लोगों से मिलते हैं और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, तो उससे एक कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। तो पूरी तरह से हम कल्चर्स को या रिचुअल्स को बुरा नहीं बोल सकते। हाँ, वो हम बोलेंगे कि देखिए इम्परफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ विद टाइम कुछ कुरीतियाँ आ जाती हैं उसमें, और उन कुरीतियों को दूर करने के उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि अभी तक किए गए हैं। तो इस तरह से आप एक बैलेंस आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेड टू प्रमोट cultural homogenization, but due to this cultural specificity appear to be strengthened in Indian society. Elucidate. ठीक है,
इसमें ये बोला जाता है कि जो कल्चरल ग्लोबल, वही जो ऊपर मैंने बात की कि कल्चरल होमोजाइजेशन क्या होता है, कि सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे, कि भाई सभी लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, सभी लोग जीन्स टॉप पहन रहे हैं, सभी लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। होमोजेनाइजेशन यही होता है कि सारे लोग एक जैसे कर रहे हैं, सारा कल्चर सबका एक जैसा हो रहा है, कोई बिहारी बंगाली मराठी नहीं, डाइवर्सिटी नहीं दिख रही है। सो ये चीज़ इन्होंने ये पूछ रहे हैं। तो क्या लेकिन इंडिया में but due to this cultural specificity appear to be strengthened in India elucidate, मगर इसकी वजह से होमोजेनाइजेशन तो हुआ है, लेकिन इंडिया में इसमें कल्चरल स्पेसिफिसिटी भी बढ़ी है। मतलब लोग अपने कल्चर के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए थोड़ा सा जागरूक हुए हैं, उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो भाई वही वही बात जो मैंने, जो कंटेंट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, वही वाला फिर से यहाँ पे आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि हाँ, ऐसा भी होता है कि लोग अपने कल्चर को ज़्यादा स्पेसिफिक वे में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी जैसे कि इसके कई सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, वही कि जैसे छठ पूजा है, इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड बाय मैनी इन मैनी एरियाज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, लोग अपनी लोकल लैंग्वेज को भी प्रमोट कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे फेस्टिवल्स हैं अभी हम उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो स्पेसिफिसिटी भी आई है। तो ये चीज़ इस तरह से आप इस आंसर को, दोनों पॉइंट्स को समाहित करके लिख सकते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी, डिस्कस करना है। तो क्या हम अपने लोकल आइडेंटिटी को ग्लोबल आइडेंटिटी के लिए खो दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। सो ऐसा नहीं है, इसमें भी वही चीज़ है जो हमने ऊपर बताई थी कि ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट क्या हुए हैं, ग्लोबल किस तरह से हम ग्लोबल हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने फ़ॉरेन की अडॉप्ट की हैं। और एक शब्द आता है ग्लोकलाइजेशन का, उस शब्द को यहाँ पे आपको यूज़ करना है कि हम अपनी लोकल आइडेंटिटी को भी मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, फिर टू व्हाट एक्सटेंट्स ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्फ्लुएंस द कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब वही इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को ग्लोबलाइजेशन ने किस तरह से इफ़ेक्ट किया है, ये हमें बताना है। तो नेगेटिव वे में भी बता देंगे और पॉजिटिव वे में। देखिए ये 3 क्वेश्चन लगातार ऐसे हैं जिसमें ऑलमोस्ट सेम कंटेंट आपको लिखना है। कि नेगेटिव वे में ये है कि होमोजेनाइजेशन हो गया है, पिज़्ज़ा वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, या इंग्लिश लैंग्वेज वाला। तो ये उसको, और इसके बाद कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी में बढ़ाया भी तो है ग्लोबलाइजेशन में। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन ही तो एमएनसीज बनी हैं। लोग एमएनसीज, जो लोग बाहर गए हैं, उन बाहर वाले लोगों ने इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको फैलाया है। कोई व्यक्ति कनाडा में रह रहा है, पंजाबी में बात कर रहा है, वहाँ की कम्युनिटी बना रहा है, तो इंडिया के कल्चर तो वहाँ पे बढ़ रहा है ना। कोई वहाँ पे मतलब एक कम्युनिटी है पूरी इंडिया की, कोई वहाँ पे साउथ इंडियन है, कोई वहाँ पे बंगाल का है, तो अलग अलग तरह के लोग हैं जो वहाँ पे बाहर रह रहे हैं। तो वो ग्लोबलाइजेशन के वजह से इंडिया की तो फैली है जो डाइवर्सिटी और इंडिया का जो कल्चर है। इसके अलावा इंडिया की डाइवर्सिटी और भी इंडिया के अंदर भी फैली है कि भाई कोई व्यक्ति है जो इंटर माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कि मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में कोई व्यक्ति है जो बिहार का जाके रह रहा है। अब वो बिहार का गया व्यक्ति, वो जॉब के लिए गया है, इंट्रा माइग्रेशन हुआ है, एक अच्छी कंपनी में वो काम करता है दिल्ली में, उसकी पूरी फैमिली गई है। तो भाई वो बिहार का कल्चर भी तो लेके वहाँ पे गया है। वो अपनी लैंग्वेज को अपने घर में बोलता है, अपने फेस्टिवल्स को मनाता है। उसके अगर मान लीजिए कि वो छठ पूजा का फेस्टिवल मना रहा है, तो काफ़ी सारे उसके आसपास के जो एरिया के लोग हैं जो कि दिल्ली के होंगे या हरियाणा के होंगे, वो आके उसको देख रहे होंगे। फिर पंजाबी कोई फैमिली होगी, वो लोहड़ी मना रही होगी, तो ये वाले लोग जाएंगे। तो भाई डाइवर्सिटी को बढ़ाया भी तो है। तो ये चीज़ है कि ग्लोबलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ इंडिया की जो कोर कल्चरल आइडेंटिटी है उसको सिर्फ ख़त्म कर दिया या डाइवर्सिटी को ख़त्म किया है, ऐसा नहीं है। आप इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखेंगे। ठीक है, फिर डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया। फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन 2013 में एल्डरली पे पूछा था, तो देख सकते हैं ये पूछा है कि एक बार वुमेन पे पूछा है, दोनों पे पॉजिटिव और सीधे सीधे सिंपल ही आपको मतलब बोल दिया है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना है। तो आप मतलब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको करा जा सकता है आसानी से। और
जब आप ग्लोबलाइजेशन पे नोट्स बनाएंगे तो डिफरेंट सेक्शन, यूथ पे बनाइए, वुमेन पे बनाइए, एज्ड पॉपुलेशन पे, फैमिली सिस्टम पे, एनवायरनमेंट पे, हर चीज़ पे ग्लोबलाइजेशन के अलग अलग इफ़ेक्ट को नोट्स बनाना ज़रूरी है। फिर इसी तरह से एज पॉपुलेशन पे पूछा है, इसका भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में इफ़ेक्ट को दिखाना है, विथ एग्जाम्पल विद डेटा। इसको अच्छे से आप सब्सटेंस कर सकते हैं। तो ये थे आपके ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन, जिसमें हम देख सकते हैं कि 9 क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। तो इस तरह से आपका सोशल इश्यूज़ का पूरा हो गया है। हम देखते हैं कि सोशल इश्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। अगर हम इसको सोशल इश्यूज़ को सम अप करें एक बार में, तो कुछ चीज़ें हमें एक तो समझ में आती हैं कि पहली तो ये है कि कीवर्ड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनके आसपास ही क्वेश्चन घूमते हैं। सेकंड जो चीज़ है कि भाई आपको मतलब अपने वैल्यू एडेड नोट्स को बनाना है वैल्यू एडेड मटेरियल से या कहीं से भी। वैल्यू एडेड मटेरियल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये करती हूँ, मुझे दूसरा चीज़ नहीं पता है, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ। आपको दूसरा कोई चीज़ पता हो, दृष्टि का मटेरियल हो, किसी का भी हो जो अच्छा हो, जो आप जिससे आप कंफर्टेबल हो, या नेट से पूरी तरह से खुद से सर्च करके नोट्स बना लो। नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको, जैसे कि अभी हमने जब ये बोला था ना क्या कहते हैं, हिस्ट्री की तरह यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए वो सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। सोशल इश्यूज़ में क्या पूरा करना है, एक ओवरऑल वाला वीडियो में मैं एक नेक्स्ट उसमें बनाती हूँ। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।